तो भाई हम जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, किस लिए देते हैं? जब हमारी सुरक्षा ही नहीं होगी तो खाली हमसे आप टैक्स लीजिएगा और सुविधा न नहीं ना होगा। मजबूरी हो जाएगी कि सरकार के विरोध में हम आज वोट, हम लोग क्या करेंगे? हम तो नोटा में ही वोट डालें। चाहे रसद बांटने का काम हो, दवाई बांटने का काम हो, गरीब गुरबा के बीच कपड़े के वितरण के सवाल पर, अगर कोई अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, उसमें भी चंदा देने का हम व्यवसाय ही काम करते हैं। कोई तकलीफ होता है उसमें भी हम व्यवसाय ही सारा काम करते हैं। लेकिन हमारी सुरक्षा के सवाल पर कोई नहीं देख रहा है। ये 4-5 सालों से लगातार व्यवसायियों के साथ घटना परिघटना पूरे जिले में हो, यहाँ तक कि खाली जमीन में भी टैक्स 3 गुना 2.5 गुना बढ़ा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं रक्षंदा भारद्वाज। आज हमारे साथ जिला व्यवसायी सुरक्षा वाहिनी के महासचिव डॉक्टर राजेश कुमार रोशन जी हैं। आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हूँ। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज आपने अपने स्टूडियो में बुलाया, मैं तमाम स्टूडियो के जो भी लोग हैं उनके प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए हम रोशन जी के भी प्रति शुभकामना व्यक्त करते हैं। और लगता है कि ये जो सिलसिला इनका चला है ये आगे भी बढ़ते रहे। साथ ही साथ चूंकि आपने पूछा कि आज शुभ दिन है जी, शुभ दिन इस सिलसिले में कहेंगे क्योंकि आज अंबेडकर जी की 134वीं जयंती है। जी, और आज मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, अगर सच में कहा जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि आज अंबेडकर जी की जयंती है। और आज अंबेडकर जी की जयंती उस पुरुष को मनाने जा रहे हैं जिसके चलते हम लोग आज आपस में स्टूडियो में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो संविधान के निर्माता थे। आज जो समतामूलक समाज का निर्माण या समाज में जो भी गतिविधि हो रही है, अगर संविधान नहीं रहता तो उस गतिविधि के हम लोग साक्ष्य के रूप में तमाम तरह की बिंदु पर आज बैठ के आपसे बात नहीं करते। तो मैं उनको सबसे पहले उनको अंबेडकर जी की जयंती पर उनकी सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और देश में जो महती योगदान संविधान की दिशा में उनका हुआ, उनके लिए हम लोग तमाम भारत वंश से शुक्रगुजार हैं। जी, और सत सत मैं नमन करता हूँ उनको, अम्बेडकर जी को। जी। लगता है संविधान जो है वो सही दिशा में जा रहा है। आप जिला सुरक्षा वाहिनी के संगठन के सदस्य हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी के नाते मैं क्या और एक आम पब्लिक के नाते भी ये कहना चाहूँगा, जी, संवैधानिक जो परिस्थितियाँ हैं कहीं न कहीं बहुत हद तक अच्छे भी चल रहे हैं और कुछ उसमें गुणात्मक कुछ कमी नज़र आ रही है। क्योंकि हम बीइंग ए चिकित्सक, पहली बात ये कहना चाहूँगा कि संविधान में, अगर आप संविधान में एनेक्चर 21 और 20A की बात करेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है, समाज में और सामाजिक संरचना में सबको शिक्षा, स्वास्थ्य या तमाम तरह के अधिकार समान रूप से। लेकिन आज़ादी के 75-77 साल हो गए। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और 50 और इसमें 24 है, 74-75 साल हो गए। लेकिन संविधान में जो बात लिखी है उसके अनुसार बहुत काम हो भी रहे हैं, लेकिन बहुत चीज़ नहीं लागू हुआ। जैसे कि आप स्टूडियो में बैठी हुई हैं और आप में ये क्षमता है, कैपेबिलिटी है कि हम एज ए एंकर के रूप में हम सारा अधिकार हमको मिले और अधिकार आपके क्वालिटी पर होना चाहिए, वो कहीं न कहीं किसी न किसी कारण बस वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। हमारी जो प्रतिभाएं हैं समाज में, वो कहीं न कहीं राजनीतिक और सामाजिक कुछ कारणों से वो कहीं न कहीं रुकावट पैदा करती है। लेकिन उस रुकावट को अवरुद्ध नहीं हो, उस रुकावट में कोई भी तरह की कठिनाई नहीं हो, उसके ही लिए संविधान बना है। तो वो संविधान अभी कहीं न कहीं उसको लागू नहीं किया गया। जैसे शिक्षा का अधिकार कहे ना, अभी 20 और 21A की बात किया, 21 की बात किया कि उसमें शिक्षा का अधिकार है कि सबको अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। हम अगर डॉक्टर बनना चाहें तो मुझे भी अधिकार है, आम जन को भी अधिकार है कि हम उस तरह की उस शिक्षा ग्रहण करें। तो उसके लिए बहुत सारी परेशानी है, कुछ तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कुछ और भी बाध्यता होती है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज या अन्य भी है, हम पैसा के अभाव में
या और भी चीज के अभाव में, किताब के अभाव में हम उस चीज को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ये कठिनाई है। जबकि संविधान में ये है प्रदत्त कि जिसको जो भी चाहिए समता मूलक तरह मिलना चाहिए, समान रूप से मिलना चाहिए। जिस तरह हम आपको बताना चाहेंगे, हम नेचर के नज़दीक हैं, नेचर ने हमको पैदा किया। हम बहुत साइंटिफिक में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना लोग को मालूम है कि प्रकृति के द्वारा हम लोग आए हैं। भले हमारे माँ बाप उसमें वो अनुयायी का काम किए हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब हम यहाँ आए हैं तो ये बताइए कहीं कहीं है जिसको ऑक्सीजन जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना लोग लेता है, जिनको खाने की जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना लोग खाना खाते हैं, लेकिन और चीज में ये बात नहीं हो पाती है। जब समता रूप से, समान रूप से जब अधिकार है हर चीज करने के लिए, लेकिन ये धरातल पर कहीं न कहीं लागू नहीं हो रहा है। और नहीं लागू हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसको लागू होना चाहिए। तो कहीं न कहीं अभी भी संविधान कहीं न कहीं हमारा 100% लागू नहीं हुआ। जिला व्यवसायी सुरक्षा वाहिनी के महासचिव हैं आप, किस संदर्भ में ये काम करती है? देखिए, जिला व्यवसायी, आप जब व्यवसायी शब्द जब लग गया तो व्यवसाय सभी तरह के व्यवसाय, आप चिकित्सा भी अब व्यवसाय हो गया। चिकित्सा व्यवसाय हो, शिक्षा हो, ज्वेलरी हो, आलू प्याज हो, कपड़े की दुकान हो, तमाम तरह के जो भी व्यवसाय से संबंधित चीज है, उन सारी चीजों को जिला व्यवसायी सुरक्षा वाहिनी देखता है। उसकी सुरक्षा के सवाल पर, उसके संवर्धन के सवाल पर, उसमें मॉडिफिकेशन के सवाल पर, ये तमाम बिंदु को जिला व्यवसायी सुरक्षा वाहिनी, हम लोग उस चीज़ को देखते भी हैं। उसके सुरक्षा के संबंध में भी लगातार हम लोग कुछ न कुछ हमारी एक्टिविटी रहती है और हम लोग सहयोग भी देते हैं। जिला व्यवसायी सुरक्षा वाहिनी सिर्फ व्यवसाय को संवर्धन या सुरक्षा का ही सवाल नहीं करता है, आम आवाम के लिए भी हम लोग अपने काम को करते हैं। आपने देखा, जब से आपने देखा होगा बेगूसराय कोविड काल, उस समय लग रहा था कि कोविड काल में लोग को लगता था कि हमारा भाईचारा ही ये दुनिया में सबसे बड़ी चीज है और यही मिसाल है। सामाजिकता और व्यक्तिगत बात को अगर कहें तो इंसानियत ही नजर उस समय आ रहा था। लग रहा था कि इंसान में इंसानियत है, उससे बढ़ के कोई चीज नहीं कोविड काल में। अगर उस चीज को आप देखेंगे तो उस कोविड काल में भी हमारा जिला व्यवसायिक सुरक्षा वाहिनी चाहे रसद बांटने का काम हो, मेडिकल दवाई बांटने का काम हो, गरीब गुरबा के बीच कपड़े के वितरण के सवाल पर हो, ये तमाम बिंदु को हम लोग देख रहे थे। यही नहीं, अभी भी कोई प्राकृतिक आपदा होती है, चाहे कहीं किसी घर में आग लग गया हो, कोई भुखमरी की स्थिति हो, कोई ढंग की घटना परिघटना हो, उस सारी परिस्थिति में बेगूसराय जिले में हमारी जो संगठन है, हम उस गरीब गुरबा के बीच या किसी भी जिनके साथ व्यवसायी के बीच कोई घटना परिघटना, तमाम चीज़ों में हम वहाँ जाके हम लोग कोशिश करते हैं कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, प्रशासनिक रूप से तमाम बिंदु को हम लोग छेड़ने का प्रयास करते हैं। और ये लगातार हमारा ये काम आज तक टिल नाउ, आज के तिथि में जब आपके पास है, उस समय तक ये लगातार चलती रहती है, ये लगातार चल रही है और हमारा इस रूप में काम बेगूसराय जिला में हो रहा है। जी। दूसरी बात, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, हम व्यवसायी का जो हमारा संस्था है जिला व्यवसायिक सुरक्षा वाहिनी, लगातार हम सुरक्षा के सवाल पर हम सारे राजनीतिक सामाजिक लोगों के बीच अपनी बात को भी कहते हैं, लेकिन कष्ट तब होता है कि हम लोग राजनीतिक दल को या ऐसे जो जनप्रतिनिधि लोग होते हैं उनको भी बराबर हम कहते रहते हैं कि हम तो सारे दुख दर्द हम आपके साथ रहते हैं। धर्म के भी काम हम रहते हैं, अगर कोई अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, उसमें भी चंदा देने का हम व्यवसायी ही काम करते हैं। कोई तकलीफ होता है उसमें भी हम व्यवसायी ही सारा काम को करते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा के सवाल पर कोई नहीं देख रहा है और खासकर कोई राजनीतिक दल इस बिंदु को देख नहीं पा रहे हैं। आपके बातों से ऐसा लगता है कि व्यवसाय सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, इसमें कहने में दूराई नहीं है। आप देखें, बेगूसराय जिला में लगातार ये 4-5 सालों से लगातार व्यवसायियों के साथ घटना परिघटना पूरे जिले में हो रहा है। अब हम आपको शुरू करेंगे, आपको बछवाड़ा से लेके, तेघरा से लेके, बीहट से लेके, गरपुरा और बखरी, तमाम मंझौल से लेके और शहर, यहाँ तो ये तो हमको सुदूर ब्लॉक 18 ब्लॉक की बात बताया, शहर के क्षेत्र में भी लगातार
घटना हो रहा है। नजदीक में आप देखिए, अभी रत्न मंदिर में लगा घटना हुआ, दिन दहाड़े 10 आके और वहां ज्वेलरी लूटा और अपराधी के द्वारा उसमें गोली भी चलाया गया, इंजोर्ड भी लोग हुए, वो तो भला मानस है, बच गए। लेकिन घटना हो जाना और उसके बाद प्रशासनिक उदासीनता ये रही कि घटना हुआ और घटना के बाद उसकी लीपापोती हो गई। कहने का मतलब है कि अब मान लीजिए हमारा इतना ज्वेलरी आइटम चला गया, हमारे जो कर्मचारी थे उसके साथ घटना घटित हो गई, लेकिन अभी तक आज की डेट तक न वो ज्वेलरी आइटम मिला और न उस दिशा में अभी तक जो होना चाहिए वो कार्य नहीं हो पाया। तो ये दुखद पहलू है। यही नहीं, इससे पहले तेघरा में घटना, उससे पहले बछवाड़ा में घटना, अनेकों उदाहरण है। हम तो पूरे जिला का जो लिस्ट लिए हैं, कल हम लोग जो बैठक कर रहे थे उस बैठक में हम लोग ने देखे जो बड़ी घटना लगभग 40 से ऊपर है और छोटी घटना लगभग 156-57 है पूरे जिला में, और व्यवसायियों के साथ, और हमारा सुधि लेने वाला कोई नहीं है। तो कहीं न कहीं हम असुरक्षित महसूस करते हैं। प्रशासन के द्वारा भी हम लोग माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय से, जो जिले के कप्तान होते हैं एसपी साहब, जिला पदाधिकारी से, वो तमाम लोगों से मिलकर कहा कि हमारी गांव को छोड़ दीजिए, ब्लॉक को छोड़ दीजिए, शहर में भी हम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जितनी ताला चाबी है आप सारा दुकान का आप ले लीजिए और आप अपने स्टाफ के माध्यम से ही व्यवसाय करिए, हम लोग अब छुट्टा कमंडल लेके यहाँ से चले जाते हैं। हम जब अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, अब वही उपाय है कि कहीं जाके पूजा पाठ करें और उससे जो पूजा पाठ से जो कुछ मिलेगा उसी से हम लोग अपने बच्चे को भरण पोषण करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम इसको करेंगे। फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, हमको 5 गाड़ी दे दीजिए, मोटरसाइकिल दे दीजिए। तो 5 मोटरसाइकिल हम व्यवसायी अगर खरीदेंगे तो 7 लाख 8 लाख रुपया खर्चा होगा। उसके बाद उसमें ईंधन की व्यवस्था, गाड़ी चलाने वाला एक आदमी की व्यवस्था, ये तमाम तरह का व्यवस्था हम व्यवसायी करें। तो भाई हम जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, किस लिए देते हैं? जब हमारी सुरक्षा ही नहीं होगी तो हम फिर इस सवाल कहाँ उठता है ये सब करने की। यही नहीं, हमने बोला, हमने नगर निगम के नगर नायक को भी बैठक में, एक बड़ी बैठक में हमने मुद्दा उठाया, कहा कि जो आप ऐसा कीजिए कि एसपी साहब कह रहे हैं सीसीटीवी कैमरा आप व्यवसायी मिलकर पूरे जिला में लगा दीजिए, टाउन में लगा दीजिए कम से कम पहले। तो उसमें भी बड़ी बड़ी अगर हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे तो इसमें कम से कम हमारा खर्चा 40 लाख 30 लाख रुपया होगा। आप नगर निगम के सारे पदाधिकारी हैं जी, स्थानीय स्तर पर आप सरकार हैं, आप प्रपोजल लेके सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं और एसपी साहब ने कहा है कि हम उसका मॉनिटरिंग हम अपने कार्यालय से करेंगे, उसके लिए अलग से एक पदाधिकारी बहाल करेंगे। तो उन्होंने नगर आयुक्त और जो नगर के जो चेयरमैन थे, महापौर, उन्होंने भी कहा कि नहीं अविलंब ये हो जाए, लेकिन आज तक अभी तक कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है जी। तो कहीं न कहीं उदासीन है हम कि मान लीजिए अगर आज सीसीटीवी कैमरा लग जाता है तो कम से कम ये तो अपराधी तो डरेगा, कोई भी परेशानी होगा तो वो तो कैमरे में कैद हो जाएगा। तो ये तो प्रशासन के दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से तो बेहतर होगा, लेकिन आज तक ये काम नहीं हो पाया। तो कहीं न कहीं दुखद है। फिर हम लोगों ने कहा एसपी साहब का नहीं होगा तो आप लोग व्यवसायी लोग चंदा कर लीजिए। बताइए, हम व्यवसायी को हम जीएसटी और तमाम तरह के टैक्स दें और ऊपर से कहा जाए कि आप सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए। तो कल के डेट में हम तो ये भी कर सकते हैं, प्राइवेट ढंग से अपनी हम फोर्स क्यों नहीं तैयार कर ले, फिर हम एसपी और डीएम के पास क्यों जाएंगे? उसके लिए जब यही करने की जरूरत है तो हम व्यवसाय जब करते हैं तो हम व्यवसाय के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी अलग से फोर्स तैयार करेंगे, उसमें हम सक्षम हो पाएंगे तो उस काम को करेंगे। अगर हम अपने आप को असक्षम महसूस करेंगे तो उस काम को छोड़ देंगे, कोई दूसरी काम को करेंगे। तो ये तो परिस्थिति है, कहीं न कहीं उदासीन है। यही नहीं, प्रशासन से के साथ साथ यहाँ के राजनीतिक दल, अभी लोकसभा का चुनाव है, सारे लोग व्यवसायी के पास दौड़ रहे हैं कि आपके पास रोज 100-200 लोग आते हैं व्यवसायिक कारणों से, हमको आप मदद कीजिए। लेकिन सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए, वोट और नोट के लिए हमारे पास आते हैं, लेकिन हम व्यवसायियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर आज तक कोई सुनने वाला नहीं है और अभी तक कोई सुन नहीं रहे। हम लोगों ने तय किया है इसीलिए व्यवसायी बैठक में
कि सिर्फ हम लोग लोकसभा और विधानसभा का और नगर निगम का सिर्फ वोट नोट देने के लिए नहीं, इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो कुछ हमारे व्यवसायी ऐसा भी सोचने पर मजबूर हो गए कि जरूरत पड़ेगा तो नोटा में इस बार वोट हम लोग देंगे, और नहीं तो आने वाला चुनाव जो लोकसभा चुनाव है, हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार प्रमुख रूप से आ रहे हैं नॉमिनेशन के बाद, और जो मेरे दुख सुख में भाग लेगा, हम उसी के कोशिश करेंगे कि लोकसभा और विधानसभा में उसी को पहुंचाएंगे। क्या करेंगे, मजबूरियां हैं। हम लोग को तो सारे राजनीतिक दल को सम्मान भी करते हैं, वोट भी देते हैं, लेकिन हमारे प्रति जब कोई नहीं सोचेगा तो हमको तो मजबूरी हो जाएगी, हम क्या नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। ये यही परिस्थिति है, बनावट है। जिला व्यवसायी सुरक्षा वाहिनी में कुछ लोग एनडीए के भी हैं और महागठबंधन के भी हैं, इसको कैसे संभालिएगा आप? देखिए, हमारा जो जिला व्यवसायिक सुरक्षा वाहिनी की जो कमेटियां हैं, ये हम लोग कोई राजनीतिक दल के कमेटी हमारा नहीं है, ये हमारा एक सामाजिक एक व्यवसायिक कमेटी है। ये जरूर बात है कि उन व्यवसायियों में प्रत्येक लोग अलग अलग दल को मानने वाले लोग होते हैं, वो तो प्रत्येक घर परिवार में भी होता है, हर एक परिवार में हर एक समाज में होता है कि कुछ लोग प्रत्येक दल को चाहने वाले लोग होते हैं, लेकिन उसके बाद भी परिवार में कहीं न कहीं जब परिवार की बात उठती है तो कहीं न कहीं एक राय बन ही जाती है। जो परिवार की बात है, संगठन की बात है, हम लोग को सुख दुख की बात ही है, तो उस परिस्थिति में अगर वैसा परिस्थिति पनपेगा, ये कहने में दो राय नहीं है। प्रत्येक लोग जो व्यवसायी हैं प्रत्येक दल को मानने वाले लोग हैं, लेकिन सांगठनिक रूप से चूंकि व्यवसायी का जो हमारा संगठन है, उस दृष्टिकोण से अगर लगेगा जो हमारे हित की बात करेगा, तो परिवार के जो हम लोग हैं, हम लोग मिल बैठ के इस पर बात करेंगे। नहीं, हमारे दुख सुख में जो साथ देगा, हम लोग को उन्हीं को सहायता करना चाहिए, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। संगठन के विस्तारीकरण के लिए भी बात हो रही थी। स्वाभाविक है, कल की बैठक में कुछ सदस्यों द्वारा अब चाह रहे हैं कि कुछ विस्तारीकरण भी हो, ये अच्छी बात है। कोई भी संगठन है, अगर विस्तारीकरण नहीं होगा, सेंट्रलाइज कहीं एक जगह बात होगी, तो स्वाभाविक है संगठन आगे खूब नहीं बढ़ पाएगा। तो संगठन जितना आगे बढ़ेगा और विस्तारीकरण जितना होगा, उस रूप में संगठन भी आगे बढ़ेगा। तो ये नियमानुकूल संगठन में तो होते ही रहता है, बराबर संगठन में लगता है कि संगठन में और कुछ सदस्य को बढ़ाया जाए, कहीं और भी जगह इसका ब्रांच खोला जाए। आपको बता दें, इससे पहले हमारा एक ब्रांच चलता था जिला का, लेकिन हम लोग ने उसको 2-3 भाग में विभक्त कर दिया, पूर्वी भाग पश्चिमी भाग करके। जैसे मान लीजिए अब हम लोग मंझौल में एक अलग हमने उन्हें ब्रांच खोल दिया, मंझौल जिला व्यवसायी सुरक्षा वाहिनी। तेघड़ा में तेघड़ा अनुमंडल का अलग से हम लोग ने एक ब्रांच खोल दिया, तेघड़ा व्यवसायी सुरक्षा वाहिनी, और जिला में जिला व्यवसायी सुरक्षा वाहिनी है। और 18 ब्लॉक में अलग से प्रखंड स्तर पर तो है ही, लेकिन हम लोग अब अनुमंडल स्तर पर मान लीजिए तेघड़ा के लिए तेघड़ा को अनुमंडल व्यवसाय सुरक्षा वाहिनी कर दिए, मंझौल के लिए उसमें मंझौल और पकड़ी को टैग कर दिए, तेघड़ा में तेघड़ा को टैग कर दिए, और बेगूसराय और बलिया को एक बेगूसराय में जो हमारा जिला व्यवसाय सुरक्षा वाहिनी है उसको, और संयुक्त बैठक जो जिला की कमेटी है उसमें भी होती है। तो ये तो विस्तार की नियमित प्रक्रिया है, ये तो बराबर होते ही रहेगा। और ये अगर कोई डिमांड हुआ है तो ये इस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। जी, टैक्स को लेके भी आपकी कुछ मांगे थी। कल की जो बैठक हुई थी अग्रसेन विवाह भवन में, उसमें 2 प्रमुख मुद्दा था। जी। पहला था 1 माह पूर्व, कल 13 तारीख था, 13 अप्रैल था, और 14 मार्च को हम लोग एक बैठक किए थे पूर्व में आलोक कुमार आवास पर उनका। तो उसमें भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित मुद्दों पर हम लोगों ने विरोध जताने के लिए बैठक किया था। आपको बता देते हैं कि बिहार सरकार और नगर विकास विभाग ने प्रॉपर्टी टैक्स और व्यावसायिक टैक्स में 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, इस तरह अलग अलग जो क्लस्टर है उसमें जो है ना वो वृद्धि किया है। और वो जो वृद्धि किया है वो 2012-13 से लागू होगा। यहाँ तक कि खाली जमीन में भी टैक्स 3 गुना, 2.5 गुना बढ़ा दिया गया।
ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। तो ये कहीं न कहीं, तो आप टैक्स लेते हैं, अभी जो आप टैक्स ले रहे हैं, क्या आप जो जिस चीज का टैक्स लेते हैं, तो हमरा हमरा अधिकार है कि हम आपको टैक्स देते हैं, तो उतना हमको सुख सुविधा भी चाहिए। हम जिस चीज का आप हमसे टैक्स लेते हैं वो सुविधा चाहिए। हम किसी के नजदीक कोई कपड़ा खरीदने जाएंगे, कोई सामान लाने जाएंगे, तो जो मूल्य होगा उस मूल्य के मुताबिक हम सुविधा भी नहीं लेंगे। तो खाली हमसे आप टैक्स लीजिएगा और सुविधा नारायण, तो नहीं ना होगा। आप जान के आपको दुख होगा कि पूरे देश में सबसे पॉल्यूटेड सिटी के रूप में गिनती बेगूसराय नगर निगम का है। हमने सवाल किया था, नगर निगम में कहा था कि अभी जो है आप लोग सब जगह खुदाई का काम कर रहे हैं, तमाम चीज को आप कर रहे हैं, बड़े बड़े मल्टी सिटी में आप जाइएगा तो सुबह शाम पानी का छिड़काव होता है, वो भी छिड़काव का तरीका होता है, पानी नीचे से आप डंपर लगा के बहा देने से नहीं होगा, कम से कम 12 फीट के ऊपर से झरना स्टाइल में वो पानी गिरना चाहिए, ताकि ऊपर जो पानी पॉल्यूशन जो है वो तमाम नीचे के स्तर पर आके वो समाप्त हो जाए। लेकिन आप चलिए अभी शहर में, बेगूसराय में, आप बढ़िया से अगर बाइक से चल रहे हैं तो आपका पूरा शरीर धूल से पूरा ये हो जाएगा, पूरा लगेगा कि बिना नहाए सुनाए आप चल नहीं सकती। ये तो संभव नहीं है कि शहर के बीचों बीच या तमाम जगहों में आप 4 व्हीलर लेके आप सब जगह जा सकते हैं शीशा बंद करके, और कितने लोग जा सकते हैं बंद करके भी, अगर सुविधा हो सबको हो भी जाएगा। ये तो परेशानी है ना। तो ये कहीं न कहीं नगर निगम की ये विफलता है जी। तो हम सिर्फ टैक्स देने के लिए तो नहीं है ना। तो हम नगर विकास विभाग को अल्टीमेटम दिए थे, धरना प्रदर्शन भी हुआ था 14 तारीख के बाद 15 तारीख को, और हम लोग ने तय किया था कि सभी राजनीतिक दल इस पर आप संज्ञान लीजिए, लेकिन अभी तक कोई इस पर संज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि आचार संहिता है, लागू है, कुछ भी करना है जो आचार संहिता के दायरे में करके कुछ भी काम को करना है। सारी सरकार की जो विधि व्यवस्था है जी। जो सरकारी जो ऑफिसर्स हैं वो सारे लोग व्यस्तता है, इलेक्शन में व्यस्त हैं। लेकिन आफ्टर इलेक्शन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से, नगर विकास मंत्री जी से मिलके इस सवाल पर हम लोग उनसे दो टूक बात करेंगे। जो प्रॉपर्टी जो टैक्स आप 3 गुना वृद्धि किए उसको वापस लीजिए। अगर वो नहीं मानेंगे जी तो कहीं न कहीं हम कोर्ट में जाने के लिए हाई कोर्ट में फिर दायर हम लोग करेंगे, बाध्य होकर जी। मजबूरी हो जाएगी कि सरकार के विरोध में हम हाई कोर्ट जाएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि हमारा विरोध जो हुआ है तो उसका देखा देखी पूरे बिहार में आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी साथी थे, केवी स्टूडियो से भी तमाम लोग ने, आपने जो इस प्रमुखता से इस विरोध को जताया, तो उस इलेक्ट्रॉनिक का, प्रिंट मीडिया का असर पूरे उसका सारा व्यवस्था या जो चीज मिला सबको, वो सारा चीज सारे नगर निगम के जो भी नगर आयुक्त या नगर के जो भी महापौर थे या जो जनप्रतिनिधि थे, वो सारे लोग इस बात को देख के एक लाइन पर आए हैं, या तो टैक्स वापस ले और नहीं तो सब लोग मिलके सरकार से बात करते हुए बाध्य होकर, अगर सरकार बात नहीं माने तो कहीं न कहीं कोर्ट में जाने के लिए विवश होंगे। तो यही समस्या है टैक्स लेके। इलेक्शन के बाद आप सरकार से मांग करेंगे, इलेक्शन से पहले क्या इरादा है नोटा डालने का? नहीं, तो अभी तो आपको कल की बैठक में जो प्रॉपर्टी के साथ साथ लोकसभा चुनाव आचार संहिता था, तब भी माननीय अनुमंडल पदाधिकारी से आवेदन के दे के हम लोग ने कल बैठक किया था। ये मजबूरी के ही चलते हैं कि कहीं न कहीं हमारी सुरक्षा के सवाल पर और प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित मुद्दों पर अगर आपने इस सवाल पर आप अब काम नहीं किया तो कहीं न कहीं बाध्य हम होंगे लोकसभा चुनाव में कि आप जब वोट लेने आइएगा और नोट लेने आइएगा, जो हमको कुछ चंदा भी दीजिए, तो हम तो अपनी मांग को रखेंगे कि हम लगातार आपको कह रहे हैं इस दिशा में काम करने के लिए, तो आप इस काम को कर नहीं रहे हैं। तो दो ही बात होगी, या तो देखेंगे जो हमारा इस सवाल पर हमारे साथ जाएंगे, या हमारे सुख दुख में कहेंगे नहीं हम आपके साथ हैं, वो भी जरूरत पड़ेगा तो कहेंगे राइटिंग में लिखिए। अगर उन्होंने करने के लिए बाध्य हो गए, भाई ठीक है हम चलेंगे आपके साथ हैं, तो ठीक है। अगर नहीं देखेंगे सब उदासीन हैं, हम तो क्या करेंगे। सारे हम जो व्यवसायी लोग हैं, कम से कम
हम लोग क्या करेंगे, अंतों तो नोटा में ही वोट डालें, और नहीं हमारे सुख दुख में हमारे साथ होंगे तो हो सकता है कि निर्णय हम लोग लें कि नहीं एक के साथ हम लोग सहानुभूति पूर्वक हमारी बात पर विचार करेंगे, तो हो सकता है कि कल के डेट में हम उनके साथ भी जा सकते हैं। सूर्य नारायण सिंह जी और डॉक्टर भोला सिंह जी, आपको लगता है कि इनकी भरपाई अभी तक बेगूसराय नहीं कर पाई है, इनके ऐसा नेता नहीं बना है इस धरती पे अभी तक? इसमें कहने में कतई दो राय नहीं है। कांग्रेस सूर्यनारायण सिंह जो सूरज दा के नाम से जाने जाते थे, और भोला प्रसाद सिंह, डॉक्टर भोला प्रसाद सिंह, डॉक्टर प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह, भोला बाबू के नाम से जाने जाते थे, कहीं न कहीं सांसद के साथ साथ अभिभावक की भूमिका में ये दोनों आदमी रहे। आज तक, अभी तक तो नहीं है, अब इस फिर लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, अब क्या परिस्थिति बनती है, अभिभावक की भूमिका में अभी तक तो उनकी भरपाई कोई नहीं कर पाए। आशा करते हैं कि कांग्रेस सूरजदा और भोला बाबू जैसे लोग सांसद बेगूसराय जिला में हो, जिनमें बहुआयामी प्रतिभा के साथ साथ एक गार्जियन की भूमिका में बेगूसराय जिला को ले चले। आप एक बेगूसराय के नागरिक हैं और आपका हक बनता है बेगूसराय के लिए कुछ कहने का। क्या बदलाव देखना चाहते हैं बेगूसराय के लिए? देखिए, बेगूसराय जिला बिहार का कहीं न कहीं रीढ़ है, और हम जिस तरह हमारा, मैंने अभी चिकित्सा के संबंध में बताया कि बिहार में पटना के बाद, और हम यूं कहें, हम अपने आप में कहते हैं कि बिहार में पटना के पैरेलल में यहाँ चिकित्सक लोग अच्छे अच्छे डिग्रियां लेके यहाँ पर पहुंच गए। लेकिन एक जो गुणात्मक इसमें सुधार होना चाहिए, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला, बेगूसराय जिला में स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत आगे है। तो यहाँ सबसे पहले जरूरत है कि चूंकि हमारे जो दिनकर की ये धरती रही है, एक दिनकर के नाम जी के नाम पर सबसे पहला अभिलंब यहाँ पर एक विश्वविद्यालय खुलना चाहिए। इसमें तमाम राजनीतिक दल, तमाम जनप्रतिनिधि अपना आपस में मिलजुल कर सरकार से, भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, जिन लोगों से बात करने की जरूरत हो, बात करके दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना अविलंब होना चाहिए। दूसरी बात, चूंकि बेगूसराय जिला औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर विश्वविद्यालय के साथ साथ यहाँ पर चूंकि एयरपोर्ट इतना बड़ा जमीन है, यहाँ एयरपोर्ट की सुख सुविधा से लेस एयरपोर्ट तुरंत अविलंब चालू करना चाहिए। तीसरा, मेडिकल कॉलेज में अब लगातार मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई, लगातार इसमें जो है मेडिकल कॉलेज में एक नहीं एक और मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इतने डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, इतना क्लिनिकल सुख सुविधाएं हैं, यहाँ के डॉक्टर चाहेंगे अगर कॉलेज खुल जाएंगे तो पार्ट टाइम में यहाँ पर अपने मेडिकल के छात्रों को पढ़ा भी सकते हैं। यहाँ NIT लेवल का, IIT लेवल का इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, एग्रीकल्चर कॉलेजेस चाहिए, ये तमाम सुख सुविधा से संपन्न होना चाहिए कि इस टाइप के यहाँ के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नीट क्वालिफाइड कर रहे हैं, NIT IIT क्वालिफाइड, JEE मेंस, JEE एडवांस के से पास आउट करके IIT NIT के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। मेडिकल में नीट में अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पास आउट कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे IAS IPS ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश में सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग बन रहे हैं। तो ये सुख सुविधा के लिए लोगों को दिल्ली, इलाहाबाद या तमाम जगह, कोटा या तमाम जगह जो जाना पड़ रहा है, ये सारी सुख सुविधा बेगूसराय जिला में होना चाहिए। तीसरा नंबर, मजदूर का पलायन हो रहा है यहाँ पर, यहाँ औद्योगिक घराना है। अभी देखिए पेप्सी का प्लांट लगा, पेप्सी का प्लांट लगा तो हमारा कहना है जो पेप्सी का जो प्लांट लगा है, तो यहाँ के मजदूर, यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के MBA होल्डर, यहाँ के टेक्नीशियन, ये तमाम लोगों को नौकरी यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए पेप्सी प्लांट में। बाहर के लोग को आप नहीं दे सकते हैं, दीजिए, कुछ लोग को दीजिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यहाँ के लोग को ये मिलना चाहिए। हमारा गरहरा यार्ड है, ये हमारा बंद पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत मान लीजिए जैसे वहां पर पहिया का कारखाना का आविष्कार होना था, अभी तक वो काम आगे नहीं बढ़ा, मधेपुरा चला गया। वो तमाम तरह का, ये उतना बड़ा जमीन रिक्वायर्ड है, उसमें तमाम तरह की छोटी मोटी फैक्ट्रियां या रेल से संबंधित फैक्ट्रियां, ये तमाम तरह की सुख सुविधा से लैस होना चाहिए।
नगर निगम में गुणात्मक सुधार करने के लिए माननीय नगर निगम ये बन गया। अभी आप देखिएगा स्थिति परिस्थिति क्या है, अधिक से अधिक जैसे पैसा है उसमें लग के सरकार इसमें संज्ञान लेके नगर निगम के जो नगर विकास मंत्री है इमीडिएट यहाँ बैठक करके एक मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए और मास्टर प्लान करके खूबसूरत शहर बेगूसराय को बनाना चाहिए, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है, इसका आसपास का जो सिनेरियो है, बगल में तमाम सिवरिया पुल है, गंगा का पुल है, इधर जमंगलागढ़ है, ये तमाम नौलागढ़ है, आपका नौलखा मंदिर है, ये तमाम तरह का जो पर्यटन स्थल है इस सबको विकसित करने की आवश्यकता है और इसको धरातल पर ला के आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि बेगूसराय जिला का जो नाम हो बिहार स्तर पर नहीं देश स्तर पर विश्व स्तर पर आवे, यहाँ पर विदेशी पर्यटक आवे। और जो देखिए आपका जमंगलागढ़ जहाँ पक्षी विहार एशिया का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, उसको भी डेवलपमेंट, अब कितना जमीन पड़ा हुआ है पक्षी विहार का, उसमें नौका विहार का सुविधा ज्यादा से ज्यादा और भी सुख सुविधा, घूमने का, टहलने का, तमाम तरह का रहने का, ठहरने का, ये सब डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि लोग जो है यहाँ आके रहे, यहाँ के वातावरण का आनंद उठाए। यही नहीं, यहाँ पर एक फिल्म सिटी भी होना चाहिए। यहाँ का बच्चा फिल्मों में भी या मनोरंजन टीवी कलाकार के रूप में देखिएगा कि यहाँ इप्टा का कलाकार या और भी तरह के जो है कला में निपुण है, बाहर जा जा के अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। संगीत में भी यहाँ के लोग बहुत अभी रुचि रह रहे हैं, नाटक में तमाम तरह की चीजों को, वो व्यवस्था यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर इसीलिए नाट्य मंच जगह जगह खुलना चाहिए। दूसरा नंबर अभी है कि शहर में सौंदर्यीकरण के दिशा में, जैसे मान लीजिए कि जैसे घूमने के लिए टहलने के लिए पार्क की व्यवस्था नहीं है, ये पार्क की व्यवस्था होना चाहिए। लेडीज लोग के लिए जो है टॉयलेट की व्यवस्था हर रोड पर एनएच पर होना चाहिए। मेडिकल की व्यवस्था जो होता है, मान लीजिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, आरटीए का केस हो, उसका एक चलता फिरता एक छोटी मोटी वाहन हो जिसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, उसको तुरंत इमीडिएट कुछ नंबर उसका रख लिया जाए और नंबर डायल करने के बाद जो है सो इमीडिएट उसको एक्शन हो, ताकि उसको समुचित जगह पर उसका इलाज हो सके। इस टाइप का विजन लगे कि बेगूसराय आवे, कि लोग ये कहे कि बेगूसराय में आपका स्वागत है, बेगूसराय का धरती आपको बुला रही है, आपको कोई परेशानी हो तो हम है। इस टाइप का माहौल यहाँ क्रिएट करने की जरूरत है। इसमें तमाम सामाजिक राजनीतिक गतिविधि के लोग, आम बुद्धिजीवी, सबका इसमें सहयोग और सहयोग मिलेगा बेगूसराय के लोग से। ये चीज इतना बड़ा चीज करने की आवश्यकता है। तो ये हम चाहते हैं तमाम राजनीतिक दल सिर्फ सांसद बन के और अपनी राजनीति सिर्फ चमकाने के लिए करने की जरूरत नहीं। आप एक गार्जियन, एक जो पिता की भूमिका में, अभिभावक की भूमिका में आप आइए और बेगूसराय को इस सब संसाधन से लैस कीजिए, ताकि विश्व के मानचित्र पर बेगूसराय जिला का नाम हो। जिस तरह का हम लोग माहौल चाहते हैं, इस दिशा में हम चाह रहे हैं सौंदर्यीकरण का यहाँ पर काम।